तो देखिएगा हमने क्या पढ़ा, पहले बताया मैंने आपको मैकेनिक्स। दूसरा जो चीज आपको पढ़ना है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्ड आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और फोर्थ जो आपको इसमें पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है आप लोगों को, फोर्थ पढ़ना है जो आपको पढ़ना है ऑप्टिक्स। क्या पढ़नी है आपको, ऑप्टिक्स पढ़नी है। चार चीजें जो आपको माइक्रोस्कोपिक में जो चीजें हैं वो आपको इसमें पढ़नी है। मैकेनिक्स पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है और ऑप्टिक्स पढ़नी है। तो अब पहली बार थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं आपको पूरे चैप्टर बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको चैप्टर्स के बारे में, मैकेनिक्स के बारे में पता चल जाएगा, थर्मोडायनामिक्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और ऑप्टिक्स में। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए जो आपको मैकेनिक्स पढ़नी है ना वो 11th क्लास में पढ़नी है, ठीक है, और जो थर्मोडायनामिक्स पढ़नी है आपको 11th क्लास में पढ़नी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, 12th क्लास में पढ़नी है। और ऑप्टिक्स भी पढ़ना है आपको, क्या 12th क्लास में पढ़नी है। तो ये दो चीजें 11th में पढ़नी है और दो चीजें 12th में पढ़नी है। बट ऐसा भी नहीं है, अभी हम जब दूसरा पढ़ेंगे ये तो मैक्रो था, माइक्रोस्कोपिक में भी 12th में पढ़ना है। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो मैकेनिक्स है और थर्मोडायनामिक्स है बहुत ब्रॉड सिलेबस है इसका आपकी क्लास में, ठीक है। तो आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चीजें हैं ना आपको थोड़ा बहुत, मुझे लगता है ऐसा, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि 11th क्लास ज़्यादा थोड़ा सा वेटेज होता है एज कम्पेयर टू 12th क्लास का, क्योंकि आप लोग 10th क्लास से 11th क्लास में आए हो तो आपके पास स्कोप बहुत ज़्यादा है चीज़ों को सीखने का, समझने का, क्योंकि आप पहले भी छोटी छोटी चीज़ों में देख रहे थे, आपको बड़ा चीज़ मिलेगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इस चीज़ को समझने की थोड़ी बहुत ज़रूरत तो है आपको, ठीक है। तो पहली बात देखिए क्या पढ़ना है आपको। अब पहली बात मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मैकेनिक्स में आपको पढ़ना क्या है। तो मैकेनिक्स में आपको मोशन के बारे में पढ़ना है पहली बात तो, ठीक है, आपको मोशन के बारे में पढ़ना है, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, रॉकेट कैसे उड़ता है इसके बारे में पढ़ना है, रॉकेट उड़ना, ठीक है, रॉकेट फ्लायर बोल सकते हो उसको हम, ठीक है। फिर हम बेंडिंग ऑफ रॉड के बारे में पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है, बेंडिंग ऑफ रॉड पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बेंडिंग ऑफ रॉड के बाद हमको पढ़ना है रोटेशनल मोशन पढ़ना है, ठीक है, रोटेशनल स्पेलिंग क्या होगी, रोटेशनल मोशन पढ़ना हमको, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन के बारे में बात करते हैं। फिर हमको बात करते हैं साउंड वेव के बारे में पढ़ना हमको यहाँ पे, तो साउंड वेव पढ़ लेंगे यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स पढ़ना है, ठीक है, तो मोशन ऑफ प्लैनेट्स पढ़ लेंगे यहाँ से हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए मैं सारा का सारा चीज़ इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, जब हम आगे जब पूरा सिलेबस पढ़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहली बात मोशन, फ्रिक्शन, रॉकेट के बारे में पढ़ना होगा हमको, बेंडिंग ऑफ रॉड, रॉड मुड़ता है तो क्या होता है वो पढ़ना है हमको, रोटेशनल मोशन, एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, एक रोटेशनल मोशन मतलब सर्कल के बीच सर्कल रोटेशन करना वो मोशन। फिर इसके बाद हमको साउंड वेव पढ़ना है, ठीक है जी, पढ़ा होगा 9th क्लास में आपने। फिर हमको मोशन ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के मोशन कैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ये मैकेनिक्स की बात करते हैं, ठीक है जी। और मैकेनिक्स के बाद हमको बात करनी है थर्मोडायनामिक्स की। तो देखो थर्मोडायनामिक्स बच्चा उतना ब्रॉड चैप्टर आप में है नहीं, बहुत बड़ा सिलेबस है थर्मोडायनामिक्स, बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए थर्मोडायनामिक्स की वजह से दुनिया में बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार भी हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में हमको थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। तो थर्मोडायनामिक्स में हमको लॉज पढ़ने हैं, थर्मोडायनामिक्स के 3 लॉज पढ़ने हैं हमको यहाँ पे। तो लॉज बहुत इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं। फिर हमको हीट पढ़ना है, ठीक है, हीट पढ़ना है। फिर टेम्परेचर पढ़ना है हमको, ठीक है, टेम्परेचर पढ़ना है। टेम्परेचर के बाद सॉरी हीट कह रहा हूँ, हीट इंजन पढ़ना है, ठीक है, लॉ के बाद हीट इंजन पढ़ना है। फिर आपको टेम्परेचर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आपको रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ना है। तो रेफ्रिजरेटर के बारे में आप पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ स्पॉन्टेनियस, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताओगे आप मेरे को, स्पॉन्टेनियस, आपको पता है स्पॉन्टेनियस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस नहीं पता, देखो स्पॉन्टेनिटी मैं आपको बताऊंगा, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस दो चीजें होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो देखिए जो अपने आप हो जाए ना वो स्पॉन्टेनियस कहलाता है, जो अपने आप हो जाए, बात समझ में आ गई।
ठीक है। जैसे मान लो आपने गैस पे चाय रखा, बिना गैस जलाए वो चाय बन गया, अपने आप ही बन गया, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। बट ऐसा होता नहीं है, बट स्पॉन्टेनियस की बहुत सारे एग्जांपल हैं जो अपने आप जो चीज़ें हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। और जो अपने आप नहीं होती, नॉन स्पॉन्टेनियस। और चाय अपने आप तो बन नहीं सकती भाई, है ना। गैस पे जब तक आप गैस को ऑन नहीं करोगे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता ये चाय इसमें बन जाए, दैट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसके बाद हमको यहाँ से यही चीज़ें हमको पढ़नी है। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज पढ़ने हैं हमको, हीट इंजन के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ना है, स्पॉन्टेनिटी बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको। फिर नॉन स्पॉन्टेनियस पढ़ना है हमको। तो ये चीज़ें तो आपकी हो गई मैक्रोस्कोपिक। क्या हो गई? मैक्रोस्कोपिक। अब ये बात हो गई आपको मैकेनिक्स समझ में आ गया, थर्मोडायनामिक्स समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे बच्चा, तो यह चीज़ इलेक्ट्रिक देखिए यहाँ पे, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों के बारे में बात करनी है हमको यहाँ पे। तो इतना बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान पे रखिएगा। तो बोले तो मैं इसको मिटा दूँ, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है? मोशन, फ्रिक्शन, रॉकेट, बेंडिंग ऑफ रॉड, रोटेशनल मोशन, साउंड वेव, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ये सारी की सारी चीज़ आपको मैकेनिक्स में पढ़नी है और थर्मोडायनामिक्स में ये चीज़ पढ़ना है। सो कैन आई इरेज दिस नाउ? ओके। सो 11th का सिलेबस आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। 11th में आपको फिजिक्स में पढ़ना क्या है। और देखिए फर्स्ट चैप्टर आपका यही कहता ही है कि बताओ बच्चों को कि क्या पढ़ाना है, बच्चों को क्या पढ़ेंगे बच्चे हमारे, ठीक है। तो हमको ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो 11th क्लास का आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स की, जो आपको 12th क्लास में पढ़ना है। अब बात आती है कि जब 12th क्लास में पढ़ना है तो 12th क्लास में बताना चाहिए, अभी क्यों बता रहे हो? हाँ जी, बट आपको पता है वो चीज़ें यूज होंगी, इसलिए आपको बताने की कोशिश की जाती है, ठीक है। अब पहली बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आपका चैप्टर है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको क्या पढ़ना है? चार्ज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके बारे में आपको फील्ड के बारे में पढ़ना है, फील्ड के बारे में पढ़ना है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है। फिर करंट के बारे में पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। फिर आपको एसी डीसी पढ़ना है। एसी डीसी का मतलब देखिए, एसी जो आपके घर में नहीं, एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। जो बैटरी करंट होती है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो ये बात हो गई एसी और डीसी। इसके बाद हमको मैग्नेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैग्नेट पढ़ना है। मैग्नेट, सॉरी, क्या पढ़ना है हमको? मैग्नेट पढ़ना। उसके बाद हम क्या पढ़ना है? ईएमवी पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ईएमवी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, ठीक है, चलिए बता दूंगा मैं इसको। तो मैग्नेट के बारे में हमको पढ़ना है, इतना आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब बात क्या आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको लग रहा होगा बहुत छोटा टॉपिक है, ये आपको 12th क्लास में पढ़ना है, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इतना छोटा टॉपिक नहीं होता। चार्ज के बारे में पढ़ोगे तो पढ़ते ही रह जाओगे। फील्ड के बारे में, फील्ड की कोई सीमा ही नहीं होती। करंट पढ़ना आपको, एसी डीसी पढ़ना है, मैग्नेटिज्म पढ़ना है। इसमें आपको ट्रांसफार्मर भी पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़नी पड़ेंगी और यू शुड स्टडी, या ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं, किसकी बात करें बताइए? जिसको हम बोलते हैं क्या? ऑप्टिक्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? अब ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए ऑप्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है? लेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लेंस पढ़ना है। फिर आपको नेचर ऑफ लेंस भी पढ़ना पड़ेगा, लेंस पढ़ना पड़ेगा। उसके नेचर, बात सेम ही है, नेचर ऑफ लेंस और लेंस, ठीक है, दोनों की बात सेम ही है। इसके बाद हमको यहाँ पे पढ़ना है मिरर पढ़ना है, ठीक है। मिरर पढ़ो या नेचर ऑफ मिरर पढ़ो, दोनों की बात ही मतलब सेम ही है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे रेनबो पढ़ना है, रेनबो, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो ऑप्टिक्स का मतलब आप लोगों ने इसको एक वर्ड में समझ लो, लाइट पढ़ना आपको, प्रकाश, जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है 1 से 2 चैप्टर। बात समझ में आई ना? उसको यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, जो आपको समझ से थोड़ा सा एज कम्पेयर टू 10th ये हार्ड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ऑप्टिक्स ऐसा चैप्टर है जो आप समझ लोगे तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। तो देखिए इसमें आपको लेंस पढ़ने पड़ेंगे, नेचर ऑफ लेंस पढ़ने पड़ेंगे, मिरर पढ़नी पड़ेगी, रेनबोज पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे
जितने भी आपने डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन जो भी पढ़ रखा है 10th क्लास में, सारा का सारा चीज़ मैक्रोस्कोपिक में यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। वो भी कहाँ पढ़ना पड़ेगा? स्कोप ऑफ फिजिक्स, जो आपको बता रहा है कि फिजिक्स की औकात 11th और 12th की कितनी है, ठीक है। और आपको बहुत ही ऊपर पढ़ाया जाता है, बहुत ही डेप्थ होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद मैक्रोस्कोपिक खत्म हो गया। इसके बाद हमने हमारा जो दूसरा जो हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स में जो चीज़ थी, इसको माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? माइक्रोस्कोपिक। स्पेलिंग तो सही होगा यार, माइक्रोस्कोपिक। तो अगर माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं हम लोग यहाँ से, तो देखिए माइक्रोस्कोपिक में आपको एटम पढ़ने हैं। देखिए यहाँ से माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है छोटे छोटे, बहुत ही छोटे। अब हम एटम लेवल पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? एटम लेवल पे जाएंगे। तो एटम के बारे में बात कर लेंगे हम लोग, प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। हम एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे, वही वाला एक्सरे जो हमारा होता है, नहीं क्या एक्सरे करा के ले गया, वही वाला एक्सरे, ठीक है। वही एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है सेमीकंडक्टर। जब मैं सेमीकंडक्टर बताऊंगा ना, तो मैं आपको इसकी यूजेस बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर का यूज क्या क्या हो, इसकी वजह से फिजिक्स ने क्या पाया या फिजिक्स की वजह से सेमीकंडक्टर ने क्या पाया। ये दोनों चीज़ तो सेम ही एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। या तो टेक्नोलॉजी या सोसाइटी या जो भी चीज़ कह लो आप, सब एक दूसरे के पूरक ही तो हैं। अगर इस सोसाइटी में इस लाइट की, इस बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती तो आता ही नहीं। तो कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी आई, और टेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड होगी? फिजिक्स पे बेस्ड होगी, और वो चीज़ आपके सामने प्रस्तुत हो गई। दैट इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है। तो ये बात हो गई सेमीकंडक्टर की। फिर इसके बाद आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। जो आपको पता है न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस पढ़ना पूरा आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी पढ़ना है, प्रोटॉन भी पढ़ना है, सारा का सारा चीज़ जो हम जब, और आपको पता है कि न्यूक्लियस का जो साइज होता है 10⁻⁻15 होता है ना। तो हमको ऐसे करके पढ़ना है, हमको क्या? माइक्रोस्कोपिक। तो यही था आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स। पहली बात, अब देखिए यहाँ पे जब आपको मैंने 2-3 चीज आपको मैं लेक्चर जब स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया किस प्रकार से आपको चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। स्कोप ऑफ फिजिक्स में आपको पढ़ना क्या है और आपको छोड़ना क्या, ठीक है। तो अभी तो 12th वाला छोड़ ही देना है। अभी तो 11th क्लास वाले 11th में पढ़ेंगे, 12th क्लास वाले को 11th वाला छोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो आगे बढ़ें, फिर आगे देखते हैं मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है और मैक्रोस्कोपिक की बात क्या करते हैं, ठीक है। स्कोप ऑफ फिजिक्स तो हमारा खत्म हो गया। तो अगर स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं हम, तो इसके बाद आगे बढ़ें। देखिए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं सोसाइटी के बारे में। देखिए फिजिक्स और सोसाइटी और टेक्नोलॉजी ये सब एक दूसरे से रिलेटेड तो होते ही हैं। अगर आप देखो तो फिजिक्स हो गया, सोसाइटी हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, ये सारी एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। सपोज दैट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए सोसाइटी है ये, हम लोग जहाँ पे रहते हैं, तो सोसाइटी में जिस चीज़ की नीड होती है ना, रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो किस चीज़ से रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो उस चीज़ की खोज होती है ना। ये कैमरा की जिसने रिक्वायरमेंट आई, उस दिन उसकी खोज हुई। सिमिलरली सोसाइटी में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है? फिजिक्स से, क्योंकि फिजिक्स उसकी खोज करता है, और टेक्नोलॉजी, ठीक है। दो चीज़ें फिजिक्स होती है और टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी से सोसाइटी का क्या होता है? निर्माण होता है। आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है तो टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी आता कहाँ से? फिजिक्स से। तो आप ऐसा ही बोल सकते हो ना कि सोसाइटी की जो नीड और रिक्वायरमेंट होती है वो टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के कारण होती है। बात समझ में आ गई? अब इंसान को पता है कि यार ये चीज़ बन सकती है, तो सोसाइटी एक्सपेक्ट करने लगती है कि यार ये चीज़ बन जाए तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, ये चीज़ बन जाए तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो यही जो चीज़ें हैं ना, आपको क्या करती हैं? आगे ले जाती हैं, और जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ें आपको प्रदान करती हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, थोड़ी सी पुरानी चीज़ें, नई चीज़ें जो आपको समझ में आएंगी। अच्छा, पहली बार अगर आपको पता होगा, हमने पहले पुराने फिल्म में देखा होगा स्टीम इंजन के बारे में। किसके बारे में? स्टीम इंजन के बारे में। पहली बात करते हैं, बहुत पुरानी चीज़ है, बट अब तो चलना बंद ही हो गई स्टीम इंजन। बट स्टीम इंजन की बात करते हैं थोड़ा सा। अच्छी बात देखिए, स्टीम इंजन के बाद डीजल इंजन आया, उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन आया। आखिर ये क्यों आया? क्यों, जरूरत क्या थी? उससे काम तो चल ही रहा था ना। हाँ जी, चल रहा था, बट उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं थी, ज़्यादा नहीं थी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ।
लागत कम काम ज्यादा। अगर ऐसा कुछ हो जाए ना, उसको कहते हैं एफिशिएंसी। तो स्टीम इंजन जो था, मेहनत ज़्यादा थी उसमें, काम कम था, लागत भी ज़्यादा थी उसमें, इसलिए हमने धीरे धीरे एफिशिएंसी पे जाना स्टार्ट किया। जैसे मान लो आप लोग बात हो, पहले फ़ोन्स आते थे, छोटे छोटे फ़ोन जो आते थे आज से 10-15-10 साल पहले, उसमें कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं थी। तो आप फिर इतने बड़े बड़े कैमरास क्यों आ गए, DSLR क्यों आ गया, फ़ोन में इतने आपके इतने कैमरास क्यों आ गए, क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी इस कैमरे की एफिशिएंसी से कम थी, इसीलिए आगे बढ़ा ना। तो यही चीज़, और ये चीज़ किसकी वजह से हुआ? फिजिक्स की वजह से हुआ। आप तो नहीं बोल सकते कि मैथ्स की वजह से हुआ, नहीं बोल सकते हो, ठीक है? बात समझ में आ रही है? और ये किसकी रिक्वायरमेंट थी? ये सोसाइटी की रिक्वायरमेंट थी, नीड था सोसाइटी इस चीज़ का, इसीलिए आया। बात समझ में आ गई, ठीक है? तो ये बात तो हो गई। फिर हम बात करते हैं थोड़ी बहुत, अगर देखिए स्टीम इंजन की बात करते हैं, ठीक है? तो अगर स्टीम इंजन की अगर एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी अगर हमको बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है? इंक्रीज करनी है एफिशिएंसी को। एफिशिएंसी को अगर हम इंक्रीज करनी है तो हमारे पास एक फंडा होना चाहिए ना, कोई ना कोई फिजिक्स तो यूज होगा यहाँ पे, कोई ना कोई फिजिक्स यूज होगा। इसको नया फिजिक्स बोल सकते हैं या एडवांस फिजिक्स बोल लो, है ना? तो एडवांस फिजिक्स अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं, न्यू फिजिक्स की बात करते हैं, तो अगर एडवांस फिजिक्स की बात कर लेते हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? हमने यहाँ से क्या चीज़ की खोज की? थर्मोडायनेमिक्स की खोज की। किससे? थर्मोडायनेमिक्स। इसकी खोज करी हमने पहली बार। खोज नहीं करी, हमने थर्मोडायनेमिक्स पे काम करना स्टार्ट किया। जब हमने थर्मोडायनेमिक्स पे काम करना स्टार्ट किया तो हमने हीट इंजन स्टार्ट किया। क्या चीज़ स्टार्ट किया? हीट इंजन। हीट इंजन में काम करना स्टार्ट किया, गर्म करके आगे बढ़ाना हीट इंजन, ठीक है? जब हीट इंजन की बात आ गई तो हीट इंजन के बाद हमने फिर किस चीज़ को बनाया? सेमीकंडक्टर को बनाया। किसको बनाया? सेमीकंडक्टर। और एक बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो सेमीकंडक्टर से जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, जैसे कि आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जैसे मान लीजिए जो सेमीकंडक्टर की वजह से, मैं अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हो, 10 लोग भी देख पा रहे हो, ठीक है, सपोज दैट 10 ही लोग देख पा रहे हो, जो सीखो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? सेमीकंडक्टर की वजह से, जिसमें लैपटॉप आता है, फोन्स आते हैं, टैब्स आता है, टैबलेट्स जिसको बोलते हैं हम लोग, इस सारी की सारी चीज़ें, और ये सारी की सारी चीज़ें एफिशिएंसी तो है ना। पहले थर्मल हीट इंजन सेमीकंडक्टर से सारी की सारी टेक्नोलॉजी, है ना? उसके बाद अगर आपकी बात करूं एलईडी टीवीज, जिसको हम टीवी नहीं बोलते, एलईडी बोलते हैं, है ना? फिर इसके बाद आपको एक और चीज़ पता है आप लोगों ने सुना नहीं होगा, डायोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पढ़ोगे 12th क्लास में डायोड के बारे में, ट्रायोड के बारे में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आई। इसके बाद हमारा जो, देखिए इसके बाद EW EMW इलेक्ट्रोमोटिव वेव की बात कर लेते हैं। देखिए इसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ ना, कम्युनिकेशन का मतलब होता है जैसे नेटवर्क, ठीक है? तो इलेक्ट्रोमोटिव जो वेव आई, इसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, वो क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। ये बात, लैपटॉप तो बन गया, टैबलेट्स बन गए, लेकिन कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना। जो चीज़ आप कहीं से भेज रहे हो वो टीवी पे दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है? इसके लिए जो एक वेव की खोज हुई, इलेक्ट्रोमोटिव वेव, इससे सेमीकंडक्टर से बना, और उसकी वजह से कम्युनिकेशन की बात आ गई। फिर जो कम्युनिकेशन सिस्टम आया, कम्युनिकेशन सिस्टम इससे स्टार्ट हुआ। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हमने न्यूक्लियर एनर्जी की खोज करनी स्टार्ट कर दी, फिर न्यूक्लियर एनर्जी पे बात आ गई। तो धीरे धीरे करके इसी तरीके से फिजिक्स का क्या हुआ? फिजिक्स इसी तरह धीरे धीरे करके स्टार्ट हुआ, और यही कहलाता है फिजिक्स। जो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी को अगर आप जोड़ते हैं ना, तो सोसाइटी की नीड और रिक्वायरमेंट ही होती है मेरे हिसाब से। टेक्नोलॉजी प्लस फिजिक्स इक्वल टू नीड स्लैश रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ें आपको आगे बढ़ाती हैं, और धीरे धीरे आप चीज़ों को पढ़ोगे, क्या फिजिक्स में क्या कहता है, फिजिक्स को कैसे पढ़ना है। फिजिक्स में आपको बस छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ जो आपको फिजिक्स बताएगी आगे चल के। तो फिजिक्स ने कैसे 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 एफिशिएंसी बढ़ा के इसकी एफिशिएंसी, फिर एफिशिएंसी बढ़ी, फिर देखिए क्या क्या चीज़ें हुआ, फिर एफिशिएंसी बढ़ी, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम बात करने लगे। बात समझ में आ गई? देखिए न्यूक्लियर एनर्जी आई, ठीक है? तो न्यूक्लियर एनर्जी आई तो अच्छा एक बात बताइए,
न्यूक्लियर एनर्जी आई इस दुनिया में, देखिए इस दुनिया में इतनी न्यूक्लियर एनर्जी है ना कि करोड़ों सालों कभी खत्म नहीं हो सकता, इतनी न्यूक्लियर एनर्जी है। लेकिन क्या उसका फायदा क्या है? ठीक है, फायदा इसका ये है